चलिए आज इसी में देखते हैं अपन संगठन के अंतर्गत क्रियात्मक संगठन के दोष। लाभ है तो दोष भी है। तो क्रियात्मक संगठन में लाभ का अध्ययन तो हम कर चुके हैं। अब लाभ के बाद हमको देखना है कि इसका दोष क्या है। तो दोष के अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर उत्तरदायित्व निश्चित नहीं रहता। अधिकार और दायित्व जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रबंधक आदेश देता है उप प्रबंधक फोरमैन चार्जमैन लीडर। तो यहाँ पर एक से होता हुआ आदेश लीडर तक पहुँचता है, लेकिन कभी कभी और लीडर आदेश किसको देता है? कर्मचारी को। और कभी कभी लीडर के बजाय प्रबंधक भी आदेश देता है किसको? वहाँ पे कर्मचारी को कि इस प्रकार से आज काम करना है। तो उत्तरदायित्व निश्चित न होने के कारण कभी कभी कर्मचारी भ्रम की स्थिति में आ जाता है और फिर उस दिन किसी प्रकार से भी वस्तु का निर्माण नहीं हो पाता। तो क्रियात्मक संगठन में यहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। काहे के लिए? क्यों होती है भ्रम की स्थिति? क्योंकि यहाँ पर उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया जाता, उत्तरदायित्व निश्चित नहीं होता, जिसके कारण कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और संस्था को हानि का सामना भी करना पड़ता है। फिर कहा गया छोटे संस्थाओं के लिए अनुपयुक्त। जो छोटी संस्थाएं हैं जहाँ पे कम से कम मात्रा में वस्तु का निर्माण होता है तो वो उसके लिए अनुपयुक्त है। कारण उसके लिए खर्चीली प्रणाली। एक तो उसके यहाँ उत्पादन कम मात्रा में होता है, उसकी कंपनी छोटी है और उस छोटे में 2 विभाग है मान लीजिए, और वो 5 विशेषज्ञों की नियुक्ति करता है अगर, तो ऐसी दशा में उत्पादन तो कम है लेकिन आय का अधिकांश भाग उसको वेतन के रूप में देना पड़ जाएगा। इसलिए उसको यहाँ पर वेतन देने के कारण हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कहा गया कि छोटे विभाग के लिए या छोटे संस्थाओं के लिए ये प्रणाली जो है अनुपयुक्त होती है, उसके लिए उपयुक्त नहीं होती। ये उपयुक्त किसके लिए होती है? तो बड़े संस्थाओं के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, या बड़ी कंपनियों में ही इस पद्धति को अपनाया जाता है। छोटी कंपनियों में इस पद्धति को नहीं अपनाया जाता, इस प्रणाली को नहीं अपनाया जाता। कौन सी प्रणाली को? क्रियात्मक प्रणाली को। फिर कहा गया यहाँ पर कागजी कार्रवाई अधिक होता है। जितना उत्पादन नहीं होता उतना कागजी कार्रवाई होता है। नोटिस पे नोटिस, सूचना पर सूचना आता है, लेकिन उसके हिसाब से कार्य यहाँ पर नहीं होता। ये इसका दोष है। किसका? क्रियात्मक प्रणाली का। कागजी कार्रवाई तैयार हो गया है कि आज 10 वस्तु बनाना है, इस विभाग में इतने कर्मचारी हैं, इनका लीडर ये है, लेकिन उसके हिसाब से कार्य नहीं होता कभी कभी, और हमको संस्था को भी वहाँ पर हानि का सामना भी करना पड़ता है। कागजी कार्रवाई का मतलब यही है, लिखा पढ़ी ज़्यादा होना, आदेश देना, लिखना सब कागजी कार्रवाई है, लेकिन उसके हिसाब से वहाँ पर उत्पादन नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कागजी कार्रवाई। तो कागजी कार्रवाई तो होता है, सब लिखित में है, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पे काम नहीं होने के कारण संस्था को हानि का सामना भी करना पड़ता है। यह प्रणाली बोझिल होती है। बोझिल किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं बोझिल? जब एक ही कार्य को अगर हम बार बार करते हैं तो उसमें हमको एक निरस्ता आ जाती है, और निरस्ता आने के कारण वो हमको बोझिल लगता है। बोझिल लगता है तो फिर ईमानदारी से कार्य पूरा वहाँ पर नहीं होता है। एक ही काम रोज रोज करना, अगर उस कार्य में थोड़ा परिवर्तन हो तो अच्छा लगता है, लेकिन एक ही काम बार बार सौंप दिया जाता है कि आओ और इसी काम में लगे रहो, इसी काम को करो, तो एक प्रकार से कुछ दिन तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में कैसा लगता है? वो बोझिल। और जब व्यक्ति अपने कार्य को बोझ समझना शुरू कर देता है तो ईमानदारी से कार्य कभी भी संपन्न नहीं करता है। इसलिए कहा गया यहाँ पर एक ही काम के पीछे अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति रहती है, और उसी काम को करते करते वो क्या हो जाता है? बोर हो जाता है। बोर होने के कारण उसको बोझिल समझता है, और जैसी वो बोझ समझता है उसके काम करने की क्षमता, उसे काम करने की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हमारे बीच ये विद्यार्थी बैठे हैं, इन्हीं विद्यार्थियों में कई व्यक्ति जो है अपने कार्य को बोझ समझते हैं। क्या रोज़ रोज़ स्कूल जाना है ना, स्कूल आना उनको बोझ लगता है। क्या रोज़ रोज़ स्कूल जाना, 5 घंटे बैठना, चलो आज बीच में छुट्टी मार देता हूँ, ये कर देता हूँ, ऐसा करते हैं।
तो उसको रोज़ रोज़ स्कूल आना एक बोझ लगा। बोझ लगने के कारण वो बहाना मारना शुरू कर दिया, अपने कार्य से दूर हो गया, जिसके कारण उसको वहाँ पर हानि का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को स्कूल आना पढ़ना बोझिल नहीं होना चाहिए। बस हमारा है, बोझिल समझोगे जिस दिन अपने कार्य को बोझ समझ लोगे, समझ लेना कि भी तुम्हारा किसी प्रकार से भी उत्पादन नहीं होगा, मतलब तुमको लाभ की प्राप्ति वहाँ पर नहीं होगी। तो कंपनी में जितने कर्मचारी हैं एक ही कार्य को करते हैं एक विभाग में, तो उसको अपने कार्य को करते करते बोझ लगता है कि वही काम रोज़ रोज़ करना पड़ता है, इसके कारण उसी कार्य में निरस्ता आ जाती है, और निरस्ता आने के कारण उसकी कार्य क्षमता अपने आप कम हो। ये इसका दोष। इसमें सफलता नेतृत्व करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। लीडर, अगर हमारा लीडर अच्छा है, हमारे ऊपर निगरानी बना कर रखा है, हमको समय पर आदेश देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, तब तो उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में होगा। लेकिन अगर हमारा लीडर नेतृत्व ठीक से नहीं करता है, कार्य पर ध्यान नहीं देता है, सामग्री के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, कर्मचारी की मांग करने के बावजूद सामग्री की पूर्ति नहीं करवा रहा है, तो ऐसी दशा में हमको यहाँ पर हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। तो कहा गया इस संस्था की सफलता एक प्रभावी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर होती है। वो जितना गति से काम करेगा उससे तीव्र गति से काम हमारा कर्मचारी करेगा। अगर वो आदेश देता है, माल की पूर्ति करता है, तुरंत कर्मचारी काम में लगा रहेगा और वहाँ पे कोई विलंब वहाँ पर नहीं होगी और हमको उत्पादन मिलेगा। तो सफलता किसके ऊपर निर्भर करती है? नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है कि कैसा हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। आई बस में आगे देखिए, इसमें अनुशासन कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पे अनुशासन पर ध्यान नहीं दिया जाता, कारण अधिकारी की नियुक्ति की गई है विशेषज्ञ की, वो खुद अनुशासन में नहीं रहता है, और जब वो अनुशासन में नहीं रहेगा तो उसके नीचे काम करने वाले भी जो है अनुशासन भंग करते हैं, और कुल मिलाकर इस संस्था में अनुशासन समाप्त हो जाता है। और जहाँ पर भी अनुशासन समाप्त हुआ, मान कर चलिए वहाँ पर कभी भी लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। किसी भी संस्था की सफलता अनुशासन पर निर्भर करती है, और जहाँ अनुशासन समाप्त हो गया तो उस संस्था में कभी भी हमको लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई है और वो विशेषज्ञ ही अनुशासन में नहीं रहेगा, तो कर्मचारी, उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी अनुशासन में नहीं रहेंगे, और कुल मिलाकर हमको यहाँ पर हानि का सामना करना पड़ेगा। ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कहा गया यहाँ पर अनुशासन की कमी पाई जाती है, इसके कारण हमको हानि का सामना भी करना पड़ता है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पनपने लगती है। केंद्रीकरण क्या होता है? इसके बारे में हम लोग शुरू में ही पढ़े थे। केंद्रीकरण क्या होता है? जब आदेश देने का अधिकार केवल प्रबंधक के पास होता है तो उसको बोलते हैं केंद्रीकरण। जब आदेश देने का अधिकार केवल प्रबंधक के पास होता है तो उसको बोलते हैं केंद्रीकरण, और जब वो आदेश देने के अधिकार का वर्गीकरण कर देता है, बांट देता है, तो उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पर क्रियात्मक प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पनपने लगती है। मतलब जहाँ जहाँ भी आदेश जारी करना है वह कौन करता है? स्वयं कंपनी का प्रबंधक। वो पूरा अधिकार अपने पास रखता है, और इसका परिणाम क्या होता है? वो आदेश देने में ही लगा रहता है, तो कंपनी के विकास के लिए योजना नहीं बना पाता, और कंपनी के विकास के लिए जब योजना नहीं बना पाता है, बाहरी कार्यों पर ध्यान नहीं देता है, तो ऐसी दशा में कहीं ना कहीं हमको वहाँ पर हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए क्या करना चाहिए प्रबंधक को? अपने अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। केवल केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को लेकर चलेंगे तो ऐसी दशा में हमको बिल्कुल ही हानि का सामना करना पड़ता है। आइए बस में तो पहले ही बताया था मैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। बात समझ में आ गया? तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का मतलब भी समझ में आ गया।
तो यहाँ पे कहा गया कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है पनपने के कारण संस्था को जो है यहाँ पर हानि का सामना भी करना पड़ता है। ये नुकसान होता है हमारा किस प्रणाली के अंतर्गत, क्रियात्मक प्रणाली के दोष के अंतर्गत। आगे देखिए, आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। क्या होता है यहाँ पर, आदेश की एकता का उल्लंघन किया जाता है। यानी एक बार उप प्रबंधक मान लीजिए आदेश दे दिया तो दूसरा वहाँ पर फोरमैन भी आदेश दे देता है, और जिस विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई है वो विशेषज्ञ भी आदेश दे देता है। एक ने बोला 8 टन बनाओ, दूसरे ने बोला 9 टन बनाओ, तीसरे ने बोला 10 टन बनाओ। तो आदेश की एकता का उल्लंघन होने के कारण हमारा कर्मचारी भ्रम की स्थिति में आ जाता है, और भ्रम की स्थिति में आने के कारण उस दिन वो फिर ठीक से काम नहीं कर पाता, जिसके कारण संस्था को हानि का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए कहा गया, शुरू में बताया गया है कि किसी भी संस्था में आदेश केवल एक व्यक्ति से ही मिलना चाहिए। अगर कर्मचारी को कई व्यक्तियों के माध्यम से अगर आदेश मिलेगा तो भ्रम की स्थिति में आ जाता है, और भ्रम की स्थिति में आने के कारण वह सोचता है कि मैं किसके आदेश का पालन करूं और किसके आदेश का पालन न करूं, और ये सोचकर चुप बैठ जाता है। कोई किसी प्रकार की वस्तु का भी निर्माण नहीं करता है, और जब पूछताछ होता है उससे कि आज उत्पादन क्यों नहीं हुआ, तो जवाब देता है कि ए व्यक्ति ने आकर बोला 10 टन माल बनाओ, बी व्यक्ति ने आकर बोला 5 टन माल बनाओ, सी ने आकर बोला 3 टन माल का बनाओ। तो मैं किसके आदेश का पालन करूं और किसके आदेश का पालन ना करूं, इसलिए मैं वस्तु का निर्माण नहीं किया। मुझे आदेश, मैं भ्रम में आ गया, और भ्रम में होने के कारण मुझे यहाँ पर मेरे द्वारा उत्पादन नहीं किया गया। तो ये होता है यहाँ पर, अगर आदेश एक से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से मिलना शुरू हो जाता है तो एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उस दिन हमको किसी प्रकार से भी उत्पादन की प्राप्ति नहीं होती। ये नुकसान होता है, ये हानि होता है किस में, क्रियात्मक प्रबंधन में। आगे बात समझ सबको यहाँ तक। फिर कहा जाता है कि कार्य उत्पादन का सही मूल्यांकन करना भी यहाँ पर कठिन होता है। जिस वस्तु का हम निर्माण कर रहे हैं, जो उत्पादन जितनी मात्रा में दिया गया, उत्पादन सही हुआ कि नहीं हुआ, इसका जानकारी लेना भी यहाँ पर कई प्रकार से कभी कभी कठिन हो जाता है, जिसके कारण हमको हानि का सामना करना पड़ता है। ये नुकसान होता है। आगे बस में व्यय संगठन के क्रियात्मक संगठन के लाभ और दोष, इसके बाद जो है आगे बताएंगे। आपको जितना बताया गया है उसका अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, समझेंगे, फिर आगे बताते हैं कि इसके अंतर्गत क्या करना है। ठीक है।